बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में पाकिस्तान का जो सरमायादार तबका है, जिन्होंने इस कौम को 75 साल से अपना एक ग़ुलाम बना के रखा है और जिस तरीके से इस कौम को लूटा गया है, उनके कुछ स्टोरीज़ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। और आज चूँकि एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन से मेरी मुलाकात हुई और उसने कुछ स्टोरीज़ ऐसी बताई जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। और एंड में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ की सियासत किस तरह ख़त्म हो गई और नवाज़ शरीफ क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। आज एक शादी की तकरीब थी और वहाँ पे मैं मौजूद था। तो एक बड़ा बिजनेसमैन है जो चाइना से बड़े पैमाने पे कारोबार करता था, लेकिन वहाँ पे जब कोरोना वायरस की ये क्राइसिस आ गई तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि चाइना से जो इम्पोर्ट थी वो रुक गई। उन्होंने बॉर्डर्स को सील कर दिया और बड़ी सख्त किस्म की रेस्ट्रिक्शन चाइना ने वहाँ पे लागू किए थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो चाइना से आ रही थी उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो मुझे बता रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर उस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े जो ताकतवर शख्सियत थी, उनके दामाद वहाँ पे बैठे थे और उनके दामाद चूँकि ज़्यादातर जो कपड़े का कारोबार था वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से अब भी हो रहा है, लेकिन उस वक्त बड़े पैमाने पे इन 3 सालों के दौरान वहाँ से हो रहा था। और अफ़गानिस्तान से जो ट्रक पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कस्टम को प्रॉपर तरीके से कस्टम नहीं देते, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो टैक्सेस जाते हैं वो नहीं देते, तो फिर ये गैर कानूनी ही है। तो एक ट्रक की बकौली उनके 50 लाख रुपए लिए जाते थे। जब अगर उस शख्सियत के दामाद का मूड अगर ज़बरदस्त होता था और ठीक रहता था तो कभी कभार वो 25 लाख 30 लाख का भी कहते थे कि चलो आज मज़े करें, 25 लाख ले, 30 लाख ले। तो वो बता रहे थे कि उसी तरह अरबों रुपए इस करप्शन के ज़रिए वहाँ से बनाए गए। अभी ये देखना है कि ये जो दामाद साहब है वो आजकल कहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं या वो भी मुल्क से निकल गए हैं, बाहर चले गए हैं। जो पैसा लिया गया था वो पैसा पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें हकीकत इसी वजह से है कि आप अगर तोरखम या चमन बॉर्डर पे देख ले, और यहाँ से मैंने पहले भी एक व्लॉग के अंदर कहा था कि 1 किलो टमाटर भी आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते अगर ये ऑफिशियल चाहे तो। लेकिन आप यहाँ से सब कुछ लेकर जा सकते हैं जब आप उनके साथ कनेक्ट हों, और जब आप उनकी डिमांड्स अगर पूरी करते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो इसाक डार डॉलर ले जाने के शिकायतें करते हैं और रोज़ाना रोते हैं और फिर भी रोक नहीं सकते, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके बॉर्डर्स के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह चाइना से जो चीज़ें आ रही है और जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, सेम सूरत हाल वहाँ भी है। आप यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ पे जिन ऑफिसर्स की पोस्टिंग होते हैं, क्या वो मुफ्त में वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं या उनसे करोड़ों रुपए लेकर वहाँ पे उनके पोस्टिंग की जाती है। फर्ज़ करिए अगर आप मेरा पोस्टिंग वहाँ पे 4-5 करोड़ और 20 करोड़ और 30 करोड़ रुपए और कभी कभार 1 अरब रुपए आप मुझसे लेकर वहाँ पे अगर मेरा पोस्टिंग करेंगे, तो सबसे पहला जो मेरा काम है वो यही होगा कि मैं अपना उस पैसे को भी दोबारा वहाँ से कमा कर रखूँगा, और साथ साथ जिस मकसद के लिए मैं गया हूँ, अगर वहाँ पे मैंने इतने करोड़ों रुपए दिए हैं तो फिर मैं वहाँ पे 3-4 गुना पैसा कमा कर वहाँ से फिर आप मुझे वापस ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आप ये भी देख लें कि वहाँ पे जिन लोगों की पोस्टिंग होती है वो कितने महीनों के लिए होती है, क्योंकि सरकार के अंदर तो आप अगर पोस्टिंग करते हैं तो 3 साल के लिए होगी एक स्टेशन के ऊपर। लेकिन इन बॉर्डर्स के ऊपर जिन लोगों को तैनात किया जाता है, जो कस्टम के हैं, जो FIA के हैं, जो बाकी जितने भी इदारे अगर है पाकिस्तान के, तो उनका आप देख लें कि उनके वहाँ पे तैनाती कितनी मुद्दत के लिए होती हैं, कितने टाइम के लिए उनको वहाँ पे भेजते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ चौकीदार से लेकर ऊपर आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स तक जो लोग कहते हैं कि ये लोग किस तरह इतने आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनकी आलीशान ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी वजह भी वही है कि ये बड़े
इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, और जो पैसा फर्ज करें, मैं आपको एक बड़ा सिंपल किस्म का मिसाल दूंगा। आप कभी अगर कोई प्लाट खरीदे या कोई घर खरीदे और आप जाकर किसी पटवारी से उसका अपना ट्रांसफ़र करवा ले, जिसको इंतकाल कहा जाता है, आप इंतकाल के लिए जाए तो फिर आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, फर्ज करें अभी आप 17% टैक्स उसके ऊपर देंगे, और आपने कोई एक कनाल का प्लाट लिया, तो आप ये काउंट करें कि 17% कितना टैक्स हुकूमत ख़जाने में उससे जा सकता है, अगर जिनवन तरीके से ये टैक्सेस वहाँ पे जमा हो जाए। लेकिन चूंकि एक साइड पे हुकूमत जुल्म कर रहा है कि आप 17% टैक्स जब लागू करते हैं तो डेफिनेटली उसको जमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दूसरी तरफ उस चीज़ से फ़ायदा उठाकर लोग पटवारी के पास जाकर वहाँ पे बैठ जाते हैं, उनको 10, 20, 30 हज़ार रुपये देते हैं, 50 हज़ार रुपये देते हैं, कुछ केसेस में लाखों रुपए भी देते हैं, और वहाँ पे पटवारी साहब आपकी उसी चीज़ को उठाकर किसी ऐसी जगह पे ज़ाहिर करेंगे, उसके जो प्राइसेस है वो जो कुछ ऐसा वहाँ पे दर्ज करेंगे कि उससे आप अगर 10 लाख रुपए टैक्स देंगे तो यहाँ पे आप पटवारी को 1 लाख रुपए दे दी, आपका टैक्स भी जमा हो जाएगा और पटवारी को उससे 60-70 हज़ार रुपये भी मिल जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की सिस्टम है। अगर ये सिस्टम ऑनलाइन होती जिस तरह के बाहर दुनिया के अंदर है, और वहाँ पे आप इस किस्म के ज़ालिमाना टैक्सेस के बजाय आप ये कह देते कि सिर्फ आज आप 5% टैक्स जमा करें और ऑनलाइन जमा करें। आपने जो प्लाट अगर वहाँ पे 1 करोड़ रुपए में ली है तो आप उसका सिर्फ 5% जमा करें। बड़े अगर इस किस्म के बड़े बड़े डील्स होते हैं तो उसमें आप 2% जमा करें, तो बड़ी आसानी से आपके कौमी ख़जाने के अंदर सालाना अरबों रुपए आएंगे। लेकिन इस तरीक़ेकार से ये जो बॉर्डर्स पे हो रहा है और जो आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, तो उससे हुकूमत को 10% भी बमुश्किल मिल जाता है। जो 90% है वो यहाँ पे लोग आपस में तकसीम करके अपने जेबों के अंदर रखते हैं। और उसका एक आप अगर सिंपली देख ले तो आप पटवारियों की ज़िंदगी को देख ले, आप जितने भी सरकारी ऑफिशियल है उनकी लाइफ स्टाइल को देख ले, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। हम लोग जितना कमाते हैं मतलब उनसे शायद कम जो कमाने वाले हैं, परस करिए अगर मेरे 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो उनकी 25-30 हज़ार रुपये और 40 हज़ार होगी, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये पाकिस्तान में जब तक आप ये ज़ालिमाना टैक्सेस ख़त्म नहीं करेंगे, आप एक आसान सिस्टम नहीं बनाएंगे जो आवाम के लिए उनके दस्तरस के अंदर हो और जो आवाम उस पर उसके तहत जाकर वहाँ पे वो आपको टैक्सेस भी दे और वो उनका काम भी हो जाए, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। दूसरा फिर ये सवाल है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा इदारे हैं तो ये इदारे इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर शायद आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर परस करें आप जब भी कोई गलत काम करते हैं तो इर्द गिर्द आपके जितने भी लोग होते हैं जो उस पर नज़र रखते हैं, आप उस पूरे सर्कल को उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जो रिपोर्ट करने वाले हैं जब आप उनको भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो फिर रिपोर्ट कौन करेगा। और इसी वजह से 75 सालों में हम पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे न डाल सके। आज मैं देख रहा था एक मुस्लिम लीगी जो MP खातून थी, उसने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज सिर्फ वाहिद हल है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के। तो फिर मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर की क्या रेट थी, और उसके बाद आज 2023 में ये जो सियासी लोगों ने यहाँ पे हुकूमती की, इनके दौर में इन लोगों ने पाकिस्तान को कितने तरक्की दी। तो 1988 में पाकिस्तान के अंदर जो गूगल पे मैंने सर्च करके देखा कि उस वक्त डॉलर की जो कीमत थी वो 19.84 मतलब 19.84 पाकिस्तान के अंदर रुपए, पाकिस्तानी रुपए, एक किस्म की 20 रुपये आप कह सकते हैं कि 1988 में पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो कीमत थी वो 20 रुपये ही था। फिर यहाँ पे इन सियासी लोगों की हुकूमत आ गई, जरदारी साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, मुशर्रफ साहब आ गए, फिर शौकत अजीज़ वग़ैरह आ गए, उसके बाद फिर ये यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ फिर से आ गए। तो आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो कीमत है ओपन मार्केट में 250 या उससे भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि इन लोगों ने पाकिस्तान को
کس طرح ان مشکلات سے نکالا یا پاکستان کو کتنا ان مشکلات کے اندر ڈبو دیا۔ یہ میرے خیال میں جب تک پاکستان کے اندر آپ کی عوام کے اندر سے کوئی حکمران نہیں آئے گا، اسی وقت تک پاکستان کی یہی صورتحال رہے گی، کیونکہ یہ جو خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سامنے سب سے ضروری چیز ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ ان کے اثاثے باہر دنیا میں ہیں، بچے وہاں پہ ہے، پاکستان کے اندر ان کے جو اثاثے ہیں جو کس طریقے سے بنے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے بجائے یہ پھر ان سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ مان لیتے ہیں اور یہ ہر قانونی اور غیر قانونی کام کر دیتے ہیں۔ آج مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ یہ تقریباً 92 یا 93 94 کی بات ہے کہ ایک پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے کے لیے ان کا ایک دوست تھا اور وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ان کے اہلیہ نے وہاں پہ ان کے پاس کپڑے لے کر آئے تھے کہ میرے بیٹے کے لیے یہ کپڑے سلائی کرو، تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے دکھا دیا کہ آپ کے خیال میں اس کی کتنی قیمت ہوگی۔ تو اس نے کہا جب میں نے چیک کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ شاید 25-30 ہزار روپے تو ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہنس پڑے اور اس نے کہا کہ اس کے 2,50,000 روپے قیمت ہیں۔ اس وقت وہ اپنے صاحبزادے کے لیے 2,50,000 روپے کے صرف ایک سوٹ جو ہے وہ سلائی کرتا تھا۔ آج شاید اس کی قیمت 15-20 لاکھ روپے ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے اگر صرف یہ جو پہننے کے کپڑے ہیں جو ہم 1,000-1,500 میں بڑا زبردست لے کر سلائی کر کے پہنتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے اگر لاکھوں روپے کی صرف کپڑے سلائی کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کی ان کے لیے ہینڈ بیگز خریدتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ پاکستانی قوم کے ساتھ کتنے مخلص ہوں گے۔ ابھی ایک یہ بھی نئی خبر آئی ہے کہ لگزمبرگ ایک یورپین کنٹری ہے اور وہاں پہ ہماری کچھ ریٹائرڈ جو بیوروکریٹس ہے یا جرنل ہیں یا جو ہماری سیاستدان ہیں، انہوں نے وہاں پہ بینکس اکاؤنٹس کھولنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک اور سیف ہیون جو ٹیکس چور ہیں ان کے لیے بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے اور یہ ابھی دیکھا جائے گا، شاید آنے والے کچھ دنوں میں ایسی سٹوریز بھی آ جائیں گے کہ جس طرح پہلے سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ وہاں پہ اس قسم کے جو بینک اکاؤنٹس کھولے جاتے تھے اور وہاں پہ یہاں سے پیسہ ٹرانسفر کر کے وہاں پہ بغیر ٹیکس کے اور بغیر چیزوں کے رکھا جاتا تھا، تو ابھی یہ ان کا دوسرا ڈیسٹینیشن ہوگا اور وہاں پہ یہ چیزیں ٹرانسفر ہوں گے۔ آخر میں بات کریں گے نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نواز شریف کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور یہ ہم پہلے بھی کہتے تھے جب یہ لوگ اعلانات کرتے تھے کہ ستمبر میں آ رہے ہیں، نومبر میں آ رہے ہیں، دسمبر میں آ رہے ہیں، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ جب تک وہ عمران خان ان کے سامنے کھڑا رہے گا اسی وقت تک یہ پاکستان نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ پاکستان آ گئے اور یہاں پہ الیکشن ہوئے اور عمران خان جیت گئے تو وہ جو سارے کیسز ان کے NRO 2 کے تحت ختم ہوئے ہیں وہ کیسز دوبارہ اوپن ہو جائیں گے، اور پھر ان کے لیے پاکستان سے جو پلیٹلیٹس گرنے کے طریقے تھے اور جس کے لیے جن لوگوں نے اس کو بنائے تھے پھر دوبارہ وہ چیز نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ان کا پاکستان کے آنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر جب سے مریم نواز کی انہوں نے تقرری کی ہے بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر کے، تو پارٹی کے اندر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں کہ یہ تو بالکل ایک خاندانی پارٹی بن گئی۔ نواز شریف آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، شہباز شریف آ رہے تھے، ہم نے تسلیم کر لیا، پھر ان لوگوں نے حمزہ شہباز کو لے کے آیا، اس بھی پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ بات چیت شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر مریم نواز کو تقریباً پارٹی ان کو ہینڈ اوور کر دی گئی۔ تو ابھی آپ آنے والی دنوں میں دیکھیں گے یہ جو مسلم لیگ نون کے 5 اراکین کے تحریک انصاف کے جانے کی باتیں ہو رہی ہے کہ شہباز شریف جب عدم اعتماد کے ووٹ لیں گے تو اس کے اندر پھر وہ قومی اسمبلی میں وہ نہیں آئیں گے اور اسی طرح شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آنے والی دنوں میں آپ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے جو ان کے MNAs اور MPAs ہے، اور سیم اسی طرح پیپلز پارٹی کی بھی، کہ وہ ان کو چھوڑ کے یہ چلے جائیں گے دوسری جماعتوں میں۔ ساتھ جو بلاول کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو وزیر اعظم لایا جائے گا، لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں زرداری صاحب سے اپنے لوگ بھی ان کو چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح
इन दोनों जमातों का जो मुस्तकबिल है वो मेरे ख़्याल में कुछ अच्छा नहीं है। सेम उसी तरह MQM की पोजीशन तो आप लोगों ने देख लिया कराची के अंदर कि क्या हुआ, और यही सूरत हाल JUI के साथ भी इलेक्शन के अंदर आप लोग देख लेंगे। बाकी जो ख़ानदानी जमातें हैं इनका भी यही असर बनेगा। तो पाकिस्तान के आने वाले दिन बड़े इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में शायद कि अवाम को उनके असल हुक्मरान मिल जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में आप बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।